Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I'm assistant professor in aviation engineering college गाजियाबाद। और गेट सीरीज के एमसीक्यू सीरीज और एमएसक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कॉपर लॉस यानी वेरिएबल लॉस क्या होता है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम कोर लॉस के बारे में देख चुके हैं, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कॉपर लॉस एज वेल एज इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी के लिए मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए कंडीशन क्या निकल के आता है, वो किन किन चीज़ों किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन क्वेश्चंस उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने गेट 2003 के क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन को के टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के टर्म में ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो उससे पहले कि हम लोग इसको स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम इफिशियंसी क्या होती है, कॉपर लॉस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम बात करेंगे यहाँ पे वेरिएबल लॉस के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने कांस्टेंट लॉस यानी कोर लॉस को देखा था। वेरिएबल लॉस या फिर हम इसको कहते हैं कॉपर लॉस। क्लियर? तो कॉपर लॉस बेसिकली क्या होता है, ये आई स्क्वायर आर लॉस होता है। यानी अगर आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी अगर हम रेफर्ड इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं और हमें आर इक्विवेलेंट पता है, तो आई स्क्वायर आर लॉस इज द कॉपर लॉस। अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्म में, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्म में आई वन स्क्वायर आर वन प्लस आई टू स्क्वायर आर टू, यानी ये टोटल लॉस हो जाता है। क्लियर? अगर हम पूरे के पूरे रेफर्ड सर्किट के टर्म में बात करें, तो हम प्राइमरी सेकेंडरी में रेफर करें या सेकेंडरी से प्राइमरी में रेफर करें, तो उस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, वो आई स्क्वायर आर लॉस होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो वेरिएबल लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी करंट की स्क्वायर वैल्यू पे ये डिपेंड करता है। अगर हम लोड की बात करें, यानी लोड टर्मिनल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर की, तो लोड टर्मिनल की तरफ क्या होता है कि आपका जो रेटेड वोल्टेज होता है वो आपके लिए फिक्स क्वांटिटी होती है। रेटेड वोल्टेज आपका कांस्टेंट होता है। क्लियर? क्योंकि आपको भी पता है कि आपका आउटपुट वोल्टेज इतना आ रहा है, उस वोल्टेज पे आपको लोड को कनेक्ट करना है। क्लियर? तो लोड अगर चेंज होता है, अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोड चेंज हो रहा है, अगर लोड वेरी कर रहा है, तो लोड वेरी करने का मतलब क्या होता है, आपका करंट वेरी करेगा। क्लियर? यानी लोड के अकॉर्डिंग करंट आपका वेरी यहाँ पे करेगा ही करेगा। क्लियर? ठीक है। ठीक, जब करंट वेरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर भी आपका वेरी करेगा। जो भी लोड एब्जॉर्ब करता है पावर, वो पावर भी वेरी करेगा। क्लियर? वो डिपेंड करता है कि लोड का नेचर क्या है, यानी आप हाफ लोड कर रहे हैं, फुल लोड रह रहा है, 1/4 लोड हो रहा है, 1/3 लोड हो रहा है, तो लोड के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें वेरी करती हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि लोड के अकॉर्डिंग करंट कैसे वेरी करेगा। अगर मान लो हमारा फुल लोड कंडीशन में, अगर हम ये एज्यूम करें कि फुल लोड कंडीशन में, एट फुल लोड कंडीशन हमारा करंट IFL है। क्लियर? IFL इज द फुल लोड करंट। एट एनी लोड X, किसी भी लोड X पे अगर हम करंट की वैल्यू निकालें, यानी हम I की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो I की वैल्यू जो आती है वो X टाइम्स ऑफ IFL आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि आपका जो लोड का टर्मिनल, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, क्लियर, दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द सेकेंडरी। क्लियर? ये आपका लोड टर्मिनल हो गया, यहाँ पे लोड फिक्स है, तो हमारे पास वोल्टेज क्या है, फिक्स है। क्लियर? अगर हम ये मान के चलिए V2 वोल्टेज है, दिस इज माई लोड। अगर हम लोड को वेरी करा रहे हैं, अगर हम लोड को बढ़ाते हैं, तो लोड को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, इसके पैरेलल में क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन। क्योंकि हमें वोल्टेज सेम रखना है, तो लोड बढ़ाने का मतलब ये होता है कि पैरेलली लोड कनेक्ट होते जाना, कनेक्ट होते जाना। ठीक है? तो लोड बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है, कई लोग को मिसकॉन्सेप्शन होता है कि लोड बढ़ाने का मतलब इंपीडेंस वैल्यू बढ़ती जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हमें रेटेड वोल्टेज पे उस लोड को ऑपरेट कराना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोड बढ़ने का मतलब ये होता है कि पैरेलली लोड कनेक्ट होते जाना। और पैरेलली लोड कनेक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि जो करंट आपका लोड में फ्लो होगा, क्योंकि करंट क्या हो गया, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, उस लोड के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। अगर हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर पैरेलल कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन में अगर आपका लोड बढ़ता जा रहा है, क्लियर, लोड बढ़ने का मतलब मान लो ये Z1 है और ये Z2 है। क्लियर? तो ये लोड बढ़ा, वोल्टेज सेम है, तो इक्विवेलेंट इंपीडेंस की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई ना।
अगर हम यहाँ पे जेड इक्विवेलेंट निकाले तो ऑब्वियस सी बात है मस्ट बी लेस देन Z1 आएगा, क्योंकि पैरेलल कंडीशन में इंपीडेंस की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। तो जब इंपीडेंस की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन जेड। क्लियर। तो जब जेड की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लोड बढ़ने का मतलब यहाँ पे सिंपल सेंस है कि लोड जिस हिसाब से बढ़ता है उसी फैक्टर से आपका करंट की वैल्यू भी बढ़ता है। अगर लोड घटता है तो करंट की वैल्यू उसी फैक्टर से यानी प्रोपोर्शनल फैक्टर से रिड्यूस भी होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे किसी भी लोड एक्स पे अगर आपका जो करंट होगा वो लीनियर प्रोपोर्शनल के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो। ये चीज आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए, ठीक है। क्योंकि सेम लॉजिक बस वही है कि वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम होने की वजह से आपका ये चीज आता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लोड वेरी होने की, तो लोड अगर इंक्रीज होता है, इफ लोड इंक्रीजेज, तो क्या क्या चीजें इंक्रीज होंगी, करंट एज वेल एज एब्जॉर्बिंग पावर। जो आपका पावर एब्जॉर्ब करेगा लोड, क्लियर, वो भी क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो एब्जॉर्बिंग पावर भी इंक्रीज करेगी। अब ये कैसे इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर। अगर हम मान लो रेटेड टर्म में ही बात करें, तो रेटेड टर्म में अगर हम बात करें तो आई की वैल्यू एक्स इंटू आई एफ एल होगी। क्लियर। अगर हम पावर रेटेड टर्म में बात करें कि यूनिटी पावर फैक्टर पे हमारा आपका लोड है, क्लियर, तो रेटेड पावर आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, V इंटू आई। अगर लोड टर्मिनल का वोल्टेज V है तो V इंटू आई आ जाएगा। V इंटू आई आने का मतलब क्या होगा, V इंटू एक्स इंटू आई एफ एल, यानी यही पावर एब्जॉर्ब होगा, यानी एक्स इंटू वी इंटू आई एफ एल। यानी क्या हो रहा है कि जो फुल लोड पे पावर एब्जॉर्ब कर रहा था आपका लोड, उसमें क्या हो गया, एक्स फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी करंट एज वेल एज एब्जॉर्बिंग पावर दोनों सेम फैक्टर से आपका इंक्रीज करेंगे। क्लियर। ये क्योंकि ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर। अगर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर नहीं होता तो यहाँ पे पावर फैक्टर आ जाता, कॉस फाई का रोल आ जाता, और कुछ नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमारा लोड पे डिपेंड करता है कि करंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा करंट की वैल्यू कैसे चेंज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब करंट चेंज होगा तो हमारा किसी भी पर्टिकुलर लोड पे कॉपर लॉस क्या हो रहा है वो भी हमें डिफरेंट मिलेगा। तो हम कॉपर लॉस एट एनी लोड, किसी भी लोड पे कॉपर लॉस जो आएगा वो क्या निकल के आएगा, मान लिया ये पीसीयू है तो पीसीयू की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू आई एफ एल का स्क्वायर इंटू आर, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर के बराबर। और ये जो आई एफ एल स्क्वायर आर है ये क्या है आपका फुल लोड कॉपर लॉस, यानी पी सी यू एफ एल। यानी किसी भी पर्टिकुलर लोड एक्स पे अगर आप कॉपर लॉस को निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी सी यू एफ एल। यानी फुल लोड कॉपर लॉस अगर पता है आपको लोड की वैल्यू पता है कि लोड हाफ लोड पे है, 1/3 लोड पे है, या ओवरलोड भी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में कॉपर लॉस कितना होगा, तो आप उस कंडीशन में उसका एग्जैक्ट कॉपर लॉस की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो कैसे ये लोड पे डिपेंड कर रहा है ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इफिशियंसी के टर्म में ये चीज क्या हो जानी है, तो इफिशियंसी का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो इफिशियंसी क्या होता है, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। जो भी आपके लॉसेस हो रहे हैं, यानी अगर इनपुट पावर में से हम लॉसेस को माइनस कर दें तो वही आपका आउटपुट पावर के बराबर जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप कह सकते हैं कि पी इनपुट इक्वल टू पी आउटपुट प्लस लॉसेस क्या क्या है, एक तो आपका आयरन लॉस यानी कोर लॉस होता है, कांस्टेंट लॉस, और दूसरा आपका क्या होता है कॉपर लॉस, पी आई प्लस पी सी। यही दो लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में। क्लियर। तो ये चीज होती है आपकी पावर बैलेंस इक्वेशन। क्लियर। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी क्या होता है, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट के बराबर। क्लियर। तो पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट को हम कैसे लिख सकते हैं, पी आउटपुट अपॉन पी आउटपुट प्लस लॉसेस, यानी पी आई प्लस पी सी। क्लियर। ठीक है। तो ये आपका एफिशिएंसी का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के टर्म में बात करें तो पी आउटपुट, अगर हम किसी पर्टिकुलर लोड फैक्टर की अगर हमें आइडिया हो कि लोड फैक्टर हमारा इतना है, मतलब लोड की वैल्यू इतनी है, हमें पावर फैक्टर पता हो, तो पी आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू
एक्स आई। क्लियर? एक्स आई का मतलब यहाँ पे हम आई मतलब एज अ फुल लोड मान के चल रहे हैं। क्लियर? वो रेटेड पावर में आ जाता है, तो V इंटू एक्स आई। क्लियर? या आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं। आपको पता है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज मतलब लोड पे वोल्टेज V है, एक्स लोड है, तो V इंटू एक्स आई हो गया करंट। क्लियर? अगर करंट रेटेड करंट आपका I है तो x इंटू आई हो गया। पावर फैक्टर अगर आपका cos फाई है तो हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन सिंपली V आउटपुट V इंटू एक्स आई कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी एफ एल। अगर आपको पता है कि फुल लोड कॉपर लॉस इतना है तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस पी सी एफ एल के टर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अगर हम इसको एक मतलब नॉर्मल टर्म में कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने जहन में रखना है हमें और इसी को यूज करना है किसी भी न्यूमेरिकल को करते समय, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ये आ जाएगा एक्स वी आई को हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये रेटेड वैल्यू है, कॉस फाई अपॉन एक्स वी आई कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी एफ एल। क्लियर? ठीक है। तो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला आ गया, आप सीधे सीधे इसको आप लिख सकते हैं एक्स इंटू केवीए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की कभी भी आप देखेंगे ना तो केवीए रेटिंग जनरली गिवन होती है क्वेश्चन में। तो एक्स केवीए कॉस फाई अपॉन एक्स केवीए कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी एफ एल। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप हमेशा इफिशियंसी के लिए यूज करेंगे, ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में आपको केवीए मेंशन होता है और जब केवीए मेंशन होता है तो आप क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो जनरल सा फॉर्मूला आपको यही याद रखना है और किसी फॉर्मूले पे आपको फोकस करना ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो किन किन चीजों पे यहाँ पे एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है। देखो केवीए तो आपका ट्रांसफार्मर का फिक्स है। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे पी आई और पीसीएफएल की वैल्यू भी आपकी फिक्स है, क्योंकि आयरन लॉस तो कांस्टेंट होता है, पीसीएफएल फुल लोड कॉपर लॉस है। क्लियर? तो ये सारी चीजें फिक्स हैं। तो किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है, अगर हम देखें यहाँ पे एफिशिएंसी लोड पे डिपेंड कर रहा है एफिशिएंसी, और दूसरा पावर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इन दो टर्म पे ये डिपेंडेंट है। तो कैसे इन दो टर्म के साथ वेरिएबल होता है एफिशिएंसी, ये हम चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन को अप्रोच करना शुरू करेंगे। क्लियर? तो हम इन दो चीजों को देखते हैं कि कैसे ये एक्स पे एज वेल एज पावर फैक्टर पे कैसे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कॉस फाई के लिए बेस्ड ऑन एक्स देख लेते हैं, बेस्ड ऑन लोड एक्स। क्लियर? तो इफिशियंसी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमारा है नीटा इक्वल टू एक्स केवीए कॉस फाई अपॉन एक्स केवीए कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी एफ। क्लियर? ठीक है। तो यहां पे क्या है कि आपका बेस्ड ऑन एक्स है, यानी सेम पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कॉस फाई आपके लिए कांस्टेंट हो गया। यानी इस न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में केवल एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल है एक्स, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में भी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी एक्स है। तो कुछ हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि मतलब केवल एक ही टर्म में आपका एक्स रहे, तो हम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करो तो ये क्या आ जाएगा, केवीए ये आ जाएगा आपका केवीए कॉस फाई। क्लियर? अपॉन केवीए कॉस फाई प्लस पी आई बाई एक्स प्लस एक्स पी सी एफ एल। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो टाइम वैसे तो आप इसको याद ही कर लेते हैं, लेकिन अगर मतलब थ्योरी पार्ट में अगर आपको कभी ये पूछता है कैसे इसको डिराइव करना है, क्या करना है, वो भी आपका ये टाइम टेकिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया। जब यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर में कोई एक्स का फंक्शन नहीं है, केवल डिनोमिनेटर के में एक्स का फंक्शन है, तो सिंपली हम डिनोमिनेटर पे ही फोकस कर लें। तो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा केवीए कॉस फाई प्लस पी आई बाई एक्स अपॉन प्लस एक्स पी सी एफ एल, यही आएगा। क्लियर? तो अगर हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, अगर डिनोमिनेटर आपका मिनिमा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि नीटा आपका मैक्सिमा हो गया।
तो डिनोमिनेटर अगर हम मिनिमम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम पूरे के पूरे फंक्शन पे फोकस करने के बजाय फिर से वही फॉर्मूला डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना, फिर डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएशन, ये करने के बजाय हम सिंपल एक लीनियर फंक्शन हमको पता है, इसी को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्लियर? तो इसको डिफरेंशिएट करें जरा, देखें क्या होता है। केवल वेरिएबल x है, x के टर्म में हम इसको डिफरेंशिएट करना है, तो d डिनोमिनेटर अपॉन x की dx की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, kVA cos phi द कांस्टेंट 0 हो गया, प्लस pi अपॉन x है, तो ये क्या हो जाएगा pi इंटू माइनस 1/x स्क्वायर। क्लियर? डिफरेंशिएशन अगर हम 1/x का करेंगे, प्लस PCFL कांस्टेंट है आपका, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, pi अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू PCUFL। यानी वो कंडीशन ये आ रही है कि डिनोमिनेटर अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो खुद देखेंगे कि आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर आपका मिनिमा आ जाएगा इस पॉइंट पे। जब डिनोमिनेटर आपका मिनिमा आ जाएगा तो नीटा मस्ट बी मैक्सिमम। क्लियर? ये सब चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे आपका निकल के आ जाएगा। तो पी आई इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर PCFL। यानी आपने क्या देखा यहाँ पे कि कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर हो गया, यानी आपका जो लॉस वेरी कर रहा था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाएगी, यानी पी आई की वैल्यू PCU के बराबर होगी किसी भी लोड एक्स पे। क्लियर? ठीक है, तो कॉपर लॉस की वैल्यू आपकी कांस्टेंट लॉस के बराबर हो गई, कहने का मतलब ये हो गया। यानी अगर हम यहां पे देखें तो एक्स की वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी आई अपॉन PCUFL। क्लियर? ये किसके लिए, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, नीटा मैक्स के लिए ये कंडीशन है कि लोड को आप बढ़ाते जाएंगे, अगर लोड की वैल्यू अंडर रूट पी आई अपॉन PCFL के बराबर आ गई तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जानी है। क्लियर? ठीक है, तो इसको जरा कर्व के टर्म में हम देखते हैं कि ये कर्व कैसे ड्रॉ होगा। अगर हम यहां पे देखें, क्लियर, ये हमारा एफिशिएंसी, ये मेरा एक्स लोड। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है कि अगर x 0 है तो न्यूमरेटर में x की वैल्यू आ रही है तो एफिशिएंसी भी 0 होगी, और ये वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी का पॉइंट मिल जाएगा। यानी इस पॉइंट पे आपको, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट पी आई अपॉन PCFL के बराबर हो जाना है। क्लियर? जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? और यहाँ पे आपको जो नीटा की वैल्यू मिलेगी और नीटा मैक्स के बराबर मिल जाएगा। और इस नीटा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, इस नीटा मैक्स की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, रूट पी आई बाई PCFL। तो आपका फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू मैक्सिमम के लिए जो आ जाएगा वो तो आएगा ही आएगा, यानी एक्स KVA cos phi अपॉन एक्स KVA cos phi, और PCFL की वैल्यू, PCU की वैल्यू क्या होगी, PI के बराबर हो गई, तो इसको प्लस 2 टाइम्स ऑफ PI कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, और x की वैल्यू वेयर x इक्वल टू रूट पी आई अपॉन PCFL। क्लियर? तो ये वेरिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द x, आपका कैसे ये वेरी कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं जरा cos phi के टर्म में कि क्या रिलेशन आता है cos phi के टर्म में, यानी पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट में कैसे वेरिएशन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो विद रिस्पेक्ट टू बेस्ड ऑन पावर फैक्टर, तो यहां हम लोड सेम ले लेते हैं, लोड को हम चेंज नहीं करते हैं, सेम x कर दिया हमने, की जो वैल्यू आ जाएगी वो x KVA cos phi अपॉन x KVA cos phi प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर PCFL। यानी यहाँ पे x कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल क्या है, केवल cos phi है। सेम लॉजिक आप यहाँ भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, x KVA cos phi से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, x KVA प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर PCFL अपॉन cos phi कर दिया। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर का केवल cos phi के टर्म में आ गया डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, DDR अपॉन cos phi, d cos phi। क्लियर? तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस अगर हम sec phi का वो करेंगे, ये तो PI प्लस एक्स स्क्वायर PCFL, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा।
क्लियर। ये तो सेक फाई हो जाएगा, सेक फाई का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सेक फाई टेन फाई इक्वल टू जीरो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तभी मिलेगा जब फाई की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। सेक फाई टेन फाई की वैल्यू जीरो तभी होगी जब आपका फाई की वैल्यू जीरो होगा, यानी टेन फाई जीरो होगा। यानी फाई जीरो होने का मतलब क्या आ गया, कॉस फाई की वैल्यू मस्ट बी यूनिटी। यानी आपको पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी वो कहां मिलेगी, यूनिटी पे। अगर मान लो मैंने इसको ले लिया 0.8, ये मान लो मैंने 0.8 पावर फैक्टर ले लिया, अगर मैं पावर फैक्टर को बढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि एफिशिएंसी का जो कर्व है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जो एक्स मिलेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वो तो सेम मिलेगा। बस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमने 0.8 की जगह पे 1 यूनिटी फैक्टर के लिए कर दिया, और एक्स इक्वल टू रूट पी सी बाई पी आई अपन पी सी एफ एल पे भी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाना। यानी पावर फैक्टर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। क्लियर। यानी आपको जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन मिलेगा वो यूनिटी पावर फैक्टर पे मिलेगा, अगर हम पावर फैक्टर के टर्म में बात करते हैं तो ये दो लॉजिक है, इन दो लॉजिक पे बेस हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जैसा कि मैंने बताया गेट 2003 का क्वेश्चन है, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है केवल मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का एक रूप देने के लिए। ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जब मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 90% एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। क्वेश्चन सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन देखो ऑप्शन कितने सारे दे दिए। नीटा मैक्स दिया हुआ है 90%। नीटा मैक्स के लिए कंडीशन क्या है, फुल लोड है यानी एक्स की वैल्यू 1 है, और यूनिटी पावर फैक्टर भी यानी cos फाई की वैल्यू भी 1। यानी आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो लोड है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। लोड की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हो गया, पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी एफ एल होता है। ये तो हमने पढ़ ही रखा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में कांस्टेंट लॉस मस्ट बी इक्वल टू वेरिएबल लॉस, और एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि पी सी यू एफ एल की वैल्यू कितनी हो गई, पी आई के बराबर हो गई। क्लियर, ठीक है, क्लियर। अगर हम नीटा मैक्स की वैल्यू देखो, यहाँ पे नीटा मैक्स दिया हुआ है ना, तो हम पहले नीटा मैक्स पे फोकस कर लेते हैं। तो नीटा मैक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स की वैल्यू चूंकि 1 है, 1 इंटू के वी ए, कॉस फाई की वैल्यू भी 1 है, के वी ए कॉस फाई, 1 इंटू के वी ए इंटू 1 प्लस ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, 2 पी आई के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी दी गई है, नीटा मैक्स यानी 0.9 इक्वल टू के वी ए अपॉन के वी ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी आई। क्लियर, हम इसको ठीक अपोजिट कर देते हैं, यानी 10/9, यानी इसका इनवर्स लेते हैं तो 1/0.9 यानी 10/9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, के वी ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बस इसलिए कर रहे हैं कि हमें देखो दो वेरिएबल है यहाँ पे और एक ही इक्वेशन है, तो हम रेशियो के टर्म में वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी टास्क हो जाता है। तो रेशियो के टर्म में हम बस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो 1 + 2 टाइम्स ऑफ पी आई अपॉन के वी ए। क्लियर, केवीए से केवीए डिवाइड हो गया है तो 2 टाइम्स ऑफ पी आई अपॉन केवीए आ गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ पी आई अपॉन केवीए की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी आपकी 1/9। क्लियर, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका पी आई अपॉन केवीए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/18। क्लियर, तो ये रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया कि पी आई अपॉन केवीए की वैल्यू हमारे पास कितनी अवेलेबल है, 1/18। क्लियर, क्योंकि दो टर्म है तो इसलिए हमने रेशियो के टर्म में निकाला, क्योंकि रेशियो के टर्म में ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाएंगे, आप अभी आगे देखोगे। क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं हम थोड़ा सा आगे, हम क्वेश्चन पे अब सीधे सीधे अप्रोच करते हैं। हमें मिल गया कि पी आई अपॉन केवीए की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 1/18 के बराबर। क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए मतलब देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एफिशिएंसी एट हाफ लोड एट द सेम पावर फैक्टर इज 87.8%। यानी हमें एफिशिएंसी किस पे कैलकुलेट करना है, हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 1/2 पे, और पावर फैक्टर आपका सेम रहना है एंड cos फाई की वैल्यू 1 ही रहनी। तो एफिशिएंसी एट हाफ लोड पे हम कैलकुलेट करते हैं नीटा की वैल्यू यानी 1/2 केवीए, cos फाई की वैल्यू तो 1 ही है, अपॉन 1/2 केवीए इंटू 1
प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पीसीएफएल। एंड एक्स स्क्वायर पीसीएफएल का मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/4 पीसीएफएल। ठीक है, तो हमने पहले ही आपको कैलकुलेट किया था कि पीसीएफएल की वैल्यू, चूंकि आपका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन दिया था वो फुल लोड पे दिया हुआ था, यानी फुल लोड पे ही आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही थी, तो पीसीएफएल की वैल्यू पीआई के बराबर हो रही थी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पीसीएफएल की वैल्यू पीआई के बराबर पुट कर देंगे यहाँ पे, ये 1/2 केवीए अपॉन 1/2 केवीए प्लस ये क्या आ जाएगा, पी आई प्लस 1/4 पी आई, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 5/4 पी आई के बराबर आ जाना है। क्लियर। अब हम क्या करें, यहाँ पे सिंपली आप केवीए से डिवाइड कर दीजिए, या 1/2 केवीए कॉमन ले लीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 5/4 पी आई अपॉन 1/2 केवीए। मैंने 1/2 केवीए को कॉमन ले लिया था, इसलिए कॉमन ले लिया था कि पी आई अपॉन केवीए का रेशियो मैं कैलकुलेट कर सकूं और सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। ये क्या हो जाएगा 2 के बराबर, यानी ये आ जाएगा आपका 1/1 प्लस 5/2 इंटू पी आई अपॉन केवीए। क्लियर। तो पी आई बाई केवीए की वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल पुट कर देना है, पुट करो वैल्यू। अगर हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, वैल्यू पुट करिए आप, तो नीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/1 प्लस 5/2 पी आई बाई केवीए की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है 1/18, वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा 36/41। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.878, यानी ऑब्वियस सी बात है कि इफिशियंसी, परसेंटेज इफिशियंसी कितनी आ गई 87.8%। क्लियर। तो यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी उस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। क्लियर। अब हम ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप ये सोचने लगते हैं कि मतलब सेम न्यूमेरिक फिगर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ऑप्शन सही हो गया तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी एट सेम लोड, यानी लोड को हमने चेंज कर दिया, एट 0.8 पावर फैक्टर इज 87.8%। क्लियर। तो कई लोगों को लगता है कि एक तो सही आ गया तो दूसरा सही आने का चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम लोड है और पावर फैक्टर बस चेंज हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा कि इस कंडीशन में एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आएगी। जरूरी नहीं है कि सेम न्यूमेरिक फिगर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत ही हो, आप उस पर सॉल्व करें। क्लियर। अगर हम एट सेम लोड पे बात करें, सेम लोड का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लोड क्या था, फुल लोड था, तो एक्स की वैल्यू 1 एंड कॉस फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.8 है। अब हम इस पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, तो नीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू केवीए इंटू 0.8, क्लियर, अपॉन 1 इंटू केवीए इंटू 0.8, क्लियर। और यहाँ पे चूंकि सेम लोड है तो ये प्लस 2 पी आई आप इजिली लिख सकते हैं, क्योंकि पी आई की वैल्यू पीसीएफएल के बराबर हो जाएगी और ये प्लस 2 पी आई आ जाएगा आपका। क्लियर। ठीक है। अब वैल्यू क्या होगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका पी आई बाई पीसीएफएल का रेशियो रखने के बाद क्या चीजें आ रही हैं, उस पे डिपेंड करेगा। तो फिर से वही काम करते हैं, 0.8 केवीए कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 पी आई अपॉन 0.8 केवीए। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/1 प्लस, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, फिर से वही चीजें आ जानी है 20/8 इंटू पी आई अपॉन केवीए। क्लियर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 5, यानी सेम चीज आ गई। देख रहे हैं 1/1 प्लस 5/2 पी आई अपॉन केवीए, यानी सेम चीज आ गई जो वहां पे आपने निकाला था। अब यहाँ पे आपको पी आई अपॉन केवीए वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर आ रहा है, यानी पी आई अपॉन केवीए के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो सिमिलर फैक्टर आ रहा है जो वहां पे था, यानी वहां भी आपका 5/2 था, यहाँ भी आपका 5/2 था, तो समय
आपको बर्बाद नहीं करना है यहाँ पे। तो आपको सिंपली ये देखना है कि पीआई बाई केवीए के रेशियो के साथ क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है। वहां पे भी 5/2 था, यहाँ भी 5/2 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी एफिशिएंसी क्या आनी है, 87.8 आनी है, क्योंकि आप 1/18 पुट करोगे तो फिर से ये 36/41 ही आ जाएगा और आपको एफिशिएंसी फिर वही मिलनी, यानी दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। यानी दोनों ऑप्शन सही है। कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि मतलब ऐसे चेंज कर दिया तो एफिशिएंसी भी चेंज हो सकती। क्लियर? क्योंकि हम यहाँ पे लोड और पावर फैक्टर दोनों को वेरी कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कैसे वेरिएशन है, किस हिसाब से रेशियो आपको मिल रहा है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को अप्रोच भी करना है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। चूंकि ये कॉन्सेप्चुअल ऑप्शन है तो उस पर हम सीधे सीधे फोकस कर लेते हैं। इफिशियंसी रिड्यूसेस व्हेन द लोड रिड्यूस एट सेम पावर फैक्टर। क्लियर? क्वेश्चन क्या है कि लोड रिड्यूस हो रहा है तो इफिशियंसी रिड्यूस करना चाहिए। क्लियर? देखो क्वेश्चन में क्या है कि x की वैल्यू 1 पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी पता है। क्लियर? तो अगर लोड रिड्यूस कर रहा है, लोड रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया कि फुल लोड कंडीशन से ऑब्वियस ही बात है कि लोड रिड्यूस करता जा रहा है। लोड रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 1 से फिर आएंगे 3/4, 1/2, 1/4 ऐसे होना। तो फुल लोड कंडीशन पे ही आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है, यानी x की वैल्यू √PI/PCFL की वैल्यू 1 है। उसी कंडीशन में आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन मिल रहा है। इसके बाद अगर हम लोड को रिड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लोड रिड्यूस हो रहा है तो एफिशिएंसी भी क्या हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफिशिएंसी भी क्या होता जा रहा है, ये आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन है। यहां से आपका लोड रिड्यूस हो रहा है तो एफिशिएंसी क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज ही होता जा रहा है। तो जब एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। अब हम बात करें चौथे ऑप्शन की, एफिशिएंसी इंक्रीजेज व्हेन पावर फैक्टर इंक्रीजेज एट सेम लोड। तो ये तो ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पावर फैक्टर जितना बढ़ाते जाएंगे आपका कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। क्लियर? तो यहां भी पावर फैक्टर अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे मान लो 0.8 से 0.9 कर दी, तो कर्व सिंपल क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। क्लियर? तो पावर फैक्टर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होती ही जाएगी, किसी भी पर्टिकुलर लोड के पे हम अगर बात करें। यानी ऑप्शन 4 इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि 2 ही ऑप्शन सही हो, 3 ही ऑप्शन सही हो। जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल फिगर अगर सेम दिया हो तो आपका एक आंसर सही है तो दूसरा ऑप्शन सही न हो। कि उस क्वेश्चन की खूबसूरती होती है कि क्वेश्चन का डाटा दिया होता है वो कैसे दिया हुआ है, कैसे आपका मैनेज हो रहा है। क्लियर? तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन में कभी भी न्यूमेरिकल अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उस पर फोकस करें, न्यूमेरिक वैल्यू पे आप न्यूमेरिकल डाटा पुट करें, उसके बाद उसको सॉल्व किया करें। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपका एफिशिएंसी लोड एज वेल एज पावर फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है अगर आप क्वेश्चन दिया हुआ है। मेन क्या होता है कि जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो x kVA cos phi अपॉन x kVA cos phi प्लस PI प्लस x² PCFL का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन के डाटा से ये दिख रहा है कि 2 वेरिएबल हो रहे हैं तो आपको अलग अलग वेरिएबल को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप ये भी देख रहे हैं कि केवीए हम कॉमन ले रहे हैं तो हमें रेशियो के टर्म में वैल्यू मिल जा रही है, तो हम क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में छोड़िए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।